हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा आपके सामने आया हूं क्योंकि कुछ समय से मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था। अब फिर से मैं आया हूं क्योंकि बोर्ड्स का टाइम चल रहा है। अब एग्ज़ाम भी 2 महीने बाद आने वाले हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस बच्चों की उस तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा, तैयारी करवाऊंगा जो 2 महीने में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। मतलब मेरा मानना यह है कि मैं उन मेन टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स को टच कर सकूं जो बोर्ड्स जो है, यूपी बोर्ड्स टारगेट है मेरा। यूपी बोर्ड्स जो है अधिकतर उसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है, और पूछता आया है और रहेगा उसी टाइप के क्वेश्चंस को। तो चैप्टर 1 से मेरा टारगेट है कि मैं अप्रोक्सीमेटली आपको 8 क्वेश्चंस ऐसे कराऊं कि जो आपके पास में यूनिट 1 है, आपके पास चैप्टर 1 में यूनिट 1 आपका है, यूनिट 1 और चैप्टर 1 में आता है आपके पास में, तो उसमें 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपके पास, तो टोटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 और 2 मिला करके। तो मैं आपको वो 8 क्वेश्चंस आपको चैप्टर 1 से कराऊं कि आपके पास में कि वो 8 मार्क्स जो इस चैप्टर से कवर होने वाले हैं, यूनिट से कवर होने वाले हैं, ठीक है, वो 8 नंबर आपको एक्यूरेट मिल सके, ठीक है। इवन आप बैंक वगैरह से काफी तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन बैंक्स जो है उसमें बहुत लॉन्ग टाइप में आंसर दिया रहता है। आप कंफ्यूज होते हैं कि कितना याद करें, कितना हम प्रैक्टिस करें जिससे हमारा अच्छा मार्क्स मिल सके। आज मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा कि जैसे आपको लिखना है बोर्ड्स में, यानी एग्जामिनर से कैसे नंबर चुराना है, ठीक है। ये चैप्टर्स में जितने क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको करा देंगे, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को टच करूंगा जिससे वीक से वीक बच्चा जो है आपके पास, कमजोर से कमजोर बच्चा अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लेगा तो उसके 70 में से बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं, लगभग 55 या 60 नंबर बन सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हर चैप्टर से मैं ज्यादा नहीं, केवल 8 क्वेश्चंस मान के चलता हूं। कुछ चैप्टर्स में तो मुश्किल से मुश्किल आपके 4 ही क्वेश्चंस बनते होंगे, 5 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सेकंड बुक्स में आपके पास में 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चंस की लेंथ जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही आपके क्वेश्चंस की क्वांटिटी घटती जाएगी। मतलब अप्रोक्सीमेटली बहुत कम क्वेश्चंस करने आपके पास पूरी बुक्स में, आपके पास फिजिक्स में, जिससे आपके पास में मैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपको 70 में 70 लाना है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपके पास में, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आपके पास बनते हैं। वो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके पास 3, 4 और आपके पास 5 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो जो आपके पास क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेटली आपके पास 8 क्वेश्चन में से सारे कवर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पास में कवर होंगे और इससे आपके फुल भी आ सकते हैं। मैं मिनिमम 55 मार्क्स मान के चलता हूं और इस चैप्टर 1 में से 8 नंबर जो आपके पास है वो कहीं जाने वाला ही नहीं। अगर ये 8 क्वेश्चंस लगा लिया, पूरी बुक पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास 8 क्वेश्चंस लगा लीजिए आपके पास में, और जो न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे उस टाइप के न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा, आपका कुछ ज्यादा नहीं पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास में। पूरे नंबर, इस चैप्टर्स के पूरे नंबर आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिले ना करते हुए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर कमजोर बच्चे हैं तो आप बने रहिए। आप डेली आपको एक नई वीडियो 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपके पास, कैसे करना है। और ज्यादा नहीं, आपके पास में बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं। बच्चे न्यूमेरिकल्स को लेकर के घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि फिजिक्स में थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। नहीं, थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल्स मुश्किल से 15 नंबर के आते हैं। उन 15 नंबर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को, सवाल को कैसे हैंडल करना है, उनको हम
चैप्टर वाइज चैप्टर हैंडल करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि ये सेशन का इस साल का मेरा पहला वीडियो है, और अगर आप अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आपके पास में, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्राइब करने से मुझे आपका मोटिवेशंस मिलेगा आपके पास में, और मैं और अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ढूंढ ढूंढ करके ला करके करवाता रहूंगा। ठीक है, जिससे आपका मार्क्स जो है फुल में फुल आ सके। तो आप नए हैं या आप बहुत पुराने बच्चे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नीचे जो आपके पास में है रेड आइकन का होगा, आइकन आपके पास में, उसको आप दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ में उसके बगल में बेल आइकन भी, उसको भी दबाइए, जिससे मेरी नई वीडियो जैसे आपके पास आए तुरंत अपलोड हो सके। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो आगे है इसी बोर्ड्स में आपको पढ़ाऊंगा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है आपके पास में, और इसी बोर्ड में आपको पढ़ा करके मैं पूरी फुल तैयारी करवा दूंगा, जिससे आपका फिजिक्स में बहुत बेहतर अंक आ सके। यूपी बोर्ड के छात्र के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। कमजोर जो बच्चे हैं वो भी देखें, और जो आपके पास में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बच्चे हैं उनके लिए तो आपके पास सही है, क्योंकि उनको थोड़ा सा पकड़ाना है, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। कमजोर बच्चों को टारगेट करके ये वीडियो बनाई जा रही है कि जिससे उनका आपके पास में 55 नंबर फिजिक्स में कम से कम बन सके, कम से कम 55 नंबर पर, तो उससे ज्यादा अगर अपने पास बहुत अच्छी तैयारी कर रही है इस सेशन को लेकर के, तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, फुल टोकरी भर के मार्क्स मिलने वाले हैं। और ज्यादा लिखना नहीं आपके पास, जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही बोर्ड्स में लिख करके आना है, आपका मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, पॉइंट वाइज यहां पास हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहां पास वैद्युत क्षेत्र क्या है, टॉपिक थोड़ा से छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि आपके पास में वैद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि किसी आवेश आप, क्योंकि आप जानते होंगे शायद, क्योंकि डिटेल में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो आवेश क्या होता है ये आप जानते होंगे। किसी आवेश के चारों तरफ एक एकांक आवेश के द्वारा, अब एकांक आवेश क्या होता है उसको हम कहते हैं Q0, इसकी वैल्यू होती है 1 कूलाम, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। किसी एक आवेश के चारों तरफ एकांक आवेश जितना बल अनुभव करता है वही उसका वैद्युत क्षेत्र होता है। एकांक आवेश के द्वारा किसी आवेश के चारों तरफ अनुभव किया गया जो बल है वो आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किया गया जो बल है वही वैद्युत क्षेत्र है। तो डिफिनेशन अगर आप दें तो लिख लीजिए, किसी आवेश के चारों तरफ, ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल वैद्युत कहलाता है। ठीक है, तो अब ये इसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में F बाई Q0 होता है, F बाई Q0 होता है इसका फार्मूला। और इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक फार्मूले से भी निकल आएगा आपके पास में न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये आपका इसका मात्रक है। अब इसके मात्रक
के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला है अगर हम देखें तो इसको एग्जैक्टली हम देखते हैं E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R का मतलब यहां पास है कोई आवेश है, इसके R दूरी पर एक बिंदु P है और इसकी दूरी R है, तो इस आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, E बराबर Q, कैपिटल Q है तो कैपिटल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कम होती जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पास जो 1 आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है आपके पास में, वो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है आपके पास में। अगर इसको देखा जाए तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है न्यूटन, आपके पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपके पास होती है इसकी आपके पास में वैल्यू। अगर हम यहाँ पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें, जो एप्सिलॉन नॉट है वैद्युतशीलता जो आपके पास में है, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता आपके पास देखें तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 आपके पास में वैल्यू जो होती है आपके पास में, तो कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होती है आपके पास में। तो ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपके पास में इसको आपको, क्योंकि आगे बढ़ना है तो हमें इसे जरूरी है जानना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम नोट कर लें इसको क्योंकि जरूरी है। आगे छोटा सा टॉपिक है आपके पास में, इसकी यूजेस ज्यादा आपके पास में, हम आगे बढ़ते हैं इसके पास में। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, वैद्युत क्षेत्र जो धनात्मक आवेश होता है उससे बाहर की तरफ निकलता है। जो ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब अगर धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ इसकी दिशा होगी इस तरीके से, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी ऐसे। अगर ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी, आवेश की तरफ आती हुई होगी इस तरीके से, इस तरीके से आवेश की तरफ आती होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस अभी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलेगा और बहुत ही ज्यादा खुशी भी होगी। हटाते हैं इसको। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या चीज है? वैद्युत द्विध्रुव की अगर बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं हमारे पास, क्योंकि ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि जब दो आवेशों समान परिमाण के हों और विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है मेरे भाई, दो आवेश समान परिमाण मतलब उनकी वैल्यू जो हो आपके पास में, क्वांटिटी जो है वो सेम हो, और विपरीत प्रकृति का मतलब होता है कि नेचर उनका क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, जैसे एक पॉजिटिव है तो उसका नेचर दूसरे वाले का क्या होगा, निगेटिव होता, ऋणात्मक होगा आपके पास में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक हमारे पास ये धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, अब इस धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की अगर बात करूं, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, r। ठीक है, और इस धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के द्वारा जो अगर आपके पास में दो आवेश जो है समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के
आवेश अल्प दूरी पर, मतलब बहुत छोटी दूरी पर अगर रखे हुए हैं, अति अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, उससे जो निकाय बनता है, ये जो निकाय बनता है पूरा का पूरा जो सिस्टम बनता है, इसी सिस्टम को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जब दो आवेश, डिफरेंशियल समझ लीजिए, जब दो आवेश समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के अति अल्प दूरी पर रखे हुए हैं तो इससे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन अब जान लीजिए इसके। दो आवेश समान प्रकृति, समान परिमाण एवं विपरीत के अति अल्प दूरी पर रखे हैं तो इससे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब इसी से रिलेटेड, यानी ये पूरा एग्जांपल दिए थे, प्लस क्यू और यहां पास माइनस क्यू और बीच की दूरी, ये जो सिस्टम है ये आपके पास में वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अगर इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो कुल आवेश है, सिस्टम का जो कुल आवेश है, निकाय का जो कुल आवेश है, अगर देखा जाए तो वो होगा शून्य। क्यों? जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। मतलब जिस सिस्टम में आपके पास में कहीं पास भी वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं तो उनका कुल आवेश जो होगा वो शून्य होगा बेटा। ठीक है, तो इसके आगे एक और छोटा सा टॉपिक आता है, उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसी पे समझ लेते हैं हम, इसमें आगे क्या चलना। चलिए, वैद्युत आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर, ये सदिश राशि है आपके पास में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये सदिश राशि आपके पास में। अगर देखते हैं तो इसमें अगर देखा गया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे कहते हैं कि द्विध्रुव का एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है, उनकी बीच की जो दूरी है, उनके गुणन को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणन को हम, गुणनफल या गुणन को आप क्या कह सकते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे वैद्युत डिफिनेशन समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल को, उनके मध्य दूरी के गुणनफल को वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, यानी P इज इक्वल टू आप Q इंटू आपके पास R कह सकते हैं। बुक्स में अगर देखा जाए तो इसे हम Q इज इक्वल टू, इसे हम देखिए, अगर हम दूरी को, इसके बीच की दूरी को हम R ना लेकर के हम 2a कह दें। ठीक है, बुक्स में एक अलग अलग बॉक्स में आपके पास में इस दूरी को 2a लिया गया है, हम यहाँ पास R लिया है, तो इसी को हम लिख सकते हैं आ और करके P इज इक्वल टू 2aq। R की जगह हमने क्या रख दिया, 2a रख दिया। मैं तो मान के चलता हूं कि आप R रखिए, बेटर रहेगा आपके पास में। R इवन सॉरी, यहाँ पास R ना करके आप D कर दीजिए, क्योंकि आगे R का टर्म बहुत लेना है, D कर दीजिए आप यहाँ पास। ठीक है, ये हो गया। तो इवन आपके पास में यहाँ पास P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QD हो जाएगा, और यहाँ पास P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2aq हो जाएगा। इनफ है आपके पास में। ठीक है, तो अब ये क्या है आपके पास में, ये एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या आपके पास में, ठीक है, इसकी दिशा की अगर बात करें तो इसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, इसकी दिशा आपके पास में अगर देखा जाए, इसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की तरफ होगी। किधर होगी, इसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की तरफ होगी। मतलब अगर देखा जाए तो P की जो दिशा है -q से +q की तरफ होगी। इसका जो मात्रक है, अगर देखा जाए फार्मूले में, देखो दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है आपके पास मीटर, और जो आवेश का मात्रक होता है वो है कूलाम। तो अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम है और दूरी का जो मात्रक है वो है मीटर, तो इसका मतलब इसका मात्रक जो हो गया, P का जो मात्रक हो गया कूलाम मीटर। इसको सेंटीमीटर में मत कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि जो कूलाम में आपके पास में इसका मात्रक जो है सेंटीमीटर में, दोनों ही स्मॉल लीटर लिखे जाते हैं। और इसमें एक C जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और जो M है वो है स्मॉल लेटर में होता है। तो इसका मात्रक क्या है, कूलाम मीटर। ध्यान रहेगा आपके पास में। तो ये छोटी सी बातें हैं, इन बातों को लेकर के हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है। और एक और चीज बात आपको बता दूं कि अगर आप धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र, ऋणात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि है, तो इनकी दिशा क्या होगी। तो यहां पास अगर देखें तो धनात्मक आवेश जो है, तो धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर होता है, आवेश से दूर होता है। ठीक है, और ऋणात्मक आवेश में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश की तरफ होती है, आवेश की ओर होती है। इस बात को ध्यान रखिए। मोटा मतलब आपके पास में एक नॉर्मल भाषा में अगर बात करूं, धनात्मक आवेश में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश से दूर जाती है, और जो ऋणात्मक आवेश में होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो आवेश की ओर आती है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आगे अब क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर से आपसे जोड़ दूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप रेड आइकॉन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे इस तरीके से कंटिन्यू वीडियोस एफर्ट के साथ और ज्यादा कंटेंट के साथ लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी तो जारी ही है हमारे पास में। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी वीडियोस की। ठीक है, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं।
क्योंकि 7 में से आपके पास कौन सा प्रश्न आ जाए, इसमें आपके पास में लगभग 6 क्वेश्चंस है टोटल मिला करके इस चैप्टर्स में, और 7 सेट में से हर एक क्वेश्चन घुमा करके आना ही आना, किसी सेट में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो अब ये जो प्रश्न है वो 2 तरीके से पूछा जाता है, वो है आपके पास, मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं, अक्षीय स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति। दोनों का मतलब वही है, मतलब द्विध्रुव का जो अक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है उसी को जोड़ने वाली रेखा, वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है उसी को जोड़ने वाली जो रेखा है आगे बढ़ा दी जाती है तो वो द्विध्रुव के अक्ष कहलाती है, और उसी को हम अनुदैर्ध्य अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल को हम सॉल्व करके कैसे करेंगे, आप क्वेश्चंस बैंक वगैरह में देखेंगे तो बहुत लंबा लिखा हुआ है इसमें, इसको कितना लिखे, क्योंकि टाइम आपके पास 3 घंटा ही होता है, कितना लिखें कि आपको नंबर अच्छे मिले और कंटेंट भी पूरा हो, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहला आपके पास है कि डायग्राम, ये द्विध्रुव कैसे होता है ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये जान के चलते हैं कि द्विध्रुव जो है आपके पास में वो कैसा होता है, उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक आवेश है, द्विध्रुव है, माइनस का आवेश ये है और प्लस का आवेश ये, सॉरी, ठीक है। एक लाइन है, इस लाइन के एक एंड पे धनात्मक आवेश है और इसी लाइन के एक एंड पर ऋणात्मक आवेश है जी। और इनके बीच की दूरी, जिसको 2a लेना हो, 2l लेना हो, जो भी लेना हो आप ले लीजिए, बट मैं यहां पास d लेता हूं, जिसको लेना है आपके पास में d इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं d इज इक्वल टू आपको 2a भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आपके पास, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके पास में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने d का यूज किया हुआ, दोनों के बीच की दूरी है। इसके मध्य बिंदु o मान लेते, इसके मध्य बिंदु o, इस रेखा का जो मध्य बिंदु है वो o है, और इसी जोड़ने वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये इसका अक्ष कहलाएगा, ठीक है। और इसी लाइन में आगे की तरफ चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किसी भी बिंदु पर आप ये बताइए कि इन दोनों आवेशों के द्वारा जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। इसको हम कहते हैं द्विध्रुव के द्वारा, द्विध्रुव के द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा आपके पास में उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब उसकी परिमाण कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और उसकी दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी किधर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहां पास मान लेते हैं कि एक बिंदु P है बेटा, मान लेते हैं हम बिंदु P है इसके अक्ष पर, इस बिंदु P की मध्य बिंदु से, बिंदु P की इस मध्य बिंदु से दूरी ये, अब मान लेते हैं ये r है, स्मॉल r, इसलिए मैंने वहां पर स्मॉल r नहीं लिखा था, ठीक है। मध्य बिंदु से आपके पास में P तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं वो स्मॉल r है, ठीक है। अब ये जो मध्य बिंदु से लिया हुआ है तो इन दूरियों को जरा इस बात पर थोड़ा सा और गौर करें, इसलिए जो बिंदु P की जो है दूरी वो आवेश से कितनी है इस बात पर फोकस करेंगे। तो इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है ये निकालते हैं, फिर इस वाले आवेश से कितनी दूरी होगी उसको निकाल लेंगे। सपोज दैट इसको थोड़ा सा और की जगह कम हमको पड़ जाएगी तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर से बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले आवेश से कितनी दूरी होगी, यहां तक की है, तो ये मध्य बिंदु है बेटा, तो हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो d है, और अगर आधी की बात करूं तो d/2 इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा, d का आधा, पूरा d है और मध्य में है तो d का आधा इधर हो जाएगा और d का आधा इधर हो जाएगा, तो d/2 लिखेंगे और d/2 लिखेंगे दोनों, ठीक है। O के उधर Q और O के इधर, ये हो गया आवेश A बिंदु, आप मान लीजिए, मानना हो तो A और B मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पास अगर देखा गया है तो O से आपके पास इस आवेश, इस O से P तक की दूरी को हमने R मान रखा है, तो आवेश प्लस Q, ये प्लस Q है, प्लस Q से P तक की दूरी अगर देखा जाए, अगर R है यहां पास तो R में से अगर इतना हटा दिया जाए तो बची हुई दूरी वो आवेश
Q से P तक की दूरी मिल जाएगी। मतलब R में से इस R में से आप कितना हटा दें, R में से अगर आप d/2 हटा देते हैं तो इस आवेश से दूरी मिल जाएगी। उसी तरीके से यहां पर देखिए, ये आपके पास इतनी दूरी R है और इतनी दूरी अगर आप जोड़ देते हैं तो ये दूरी R प्लस d/2 किस आवेश के द्वारा मिल जाएगी, माइनस आवेश के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अब इसको सवाल डायग्राम हमने बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद सारी क्वांटिटी यहां पास मेंशन कर दी। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं, डायग्राम के बारे में लिखते हैं। देख, हल जो है वो कैसे करना है आपको, हल लिखा हमने। ठीक है, आप तो प्रश्न उत्तर जो आपके पास में उत्तर जो हल लिखना है, हल लिखे, प्रश्न उत्तर जो है उत्तर संख्या लिखे आपके पास में। इस बात का ध्यान रखना है, कटिंग नहीं करना है। ठीक है, आपने कटिंग कर दिया तो वो आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो जाएगी कि एग्जामिनर को आप टारगेट में आ जाएंगे कि अब यहां पास ये बंदा कुछ गलत किया हुआ है, तो वो चेक करिए क्या मिस्टेक किया हुआ, और वहीं से आप पकड़ में आ स्टार्ट हो जाएंगे। तो कटिंग को अवॉइड करिएगा। अगर कटिंग करना भी है तो एक लाइन खिंचाकर कटिंग करिएगा, जिससे एग्जामिनर को पता भी ना चले कि इसमें कटिंग भी हुई है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास में, हल करते हैं। तो माना हमने एक, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, अच्छी स्थिति और उदार स्थिति, दोनों सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस चेंज करके आ सकता है, बट आपके पास में ध्यान रखिएगा ये आपके पास में सवाल इसी तरीके से सॉल्व होगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसके मध्य की दूरी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश प्लस Q, ठीक है, एवं माइनस Q के मध्य दूरी, मध्य दूरी d है। ठीक है, इसे इतना लिख दिया हमने। अब पॉइंट से लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखेंगे हम कि क्या है। अब हमने बता दिया कि ये द्विध्रुव है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि इस द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु सॉरी, बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट ये है इसका, हमने वो बिंदु P ले लिया है। ठीक है, इस बिंदु P अक्ष पर लिया है, इस बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये हो गया। अब आवेश से दूरी कितनी है, प्लस Q आवेश से P की दूरी कितनी है, R माइनस d/2 है। फिर अगला पॉइंट ये है,
प्लस क्यू आवेश से p की दूरी r माइनस डी बाई टू है, माइनस क्यू आवेश से p की दूरी r प्लस डी बाई टू है। ठीक है, सिंपल है। अब हम दूरियां तो पता चल गई, अब हम एक आवेश से यानी प्लस आवेश से और माइनस आवेश से p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट यह है, प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो अब जब किसी भी आवेश, जैसे मान लेते हैं ये Q आवेश है, इससे R दूरी पर सपोज आवेश है, इससे R दूरी पर हमको या बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम जब किसी आवेश के द्वारा उस दूरी पर आपके पास में R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखता है, तो हम उस आवेश को लेते हैं और डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और उस दूरी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं आपके पास में, लॉजिकली, क्योंकि आपके पास समय नहीं कि पूरा चैप्टर हम पढ़ा सकें। एक स्पीड रिवीजन है और स्पीड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है आपके पास में, जिससे आप लॉजिकली आप समझते चलिए, आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। किसी आवेश के द्वारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखेंगे? उस आवेश को लेंगे और डिवाइड करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उस आवेश लेते हैं, तो हम जब दिशा की बात करेंगे तो हम उसके प्रकृति के बारे में नहीं बात करेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर मतलब ये यहां दूरी कितनी है, इस आवेश से P तक की दूरी कितनी है, उस दूरी को लिखेंगे। सॉरी, तो यहां जो R नहीं है, D माइनस 2 बाई, ठीक है, R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, दूरी के रूप में इतना है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा जो है वो B से P की तरफ होगी, B से P की ओर होगी। साथ में दिशा भी बतानी पड़ेगी आपके पास में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे प्लस क्यू आवेश है, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है, इसकी दिशा जो होती है वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास, आपके पास क्यू आवेश प्लस में है, तो इसकी दिशा जो होगी ऐसे होगी, मतलब B से P की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी? B से P की तरफ जाएगी। तो यहां पास जो आ गया वैल्यू आएगी E1, इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी। इसकी वैल्यू आपके पास में E1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पास इसी तरीके से आपके पास में माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की वैल्यू कितनी होगी? फिर से जिस आवेश को द्वारा है उस आवेश को लेंगे। आप सोच रहे सर माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब आप वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो उसके नेचर पे बात नहीं करते हैं, उसकी परिमाण के पे बात करते हैं। E2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब दूरी है R प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसकी भी दिशा क्या होगी? क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, इसकी जो दिशा होगी वो आवेश की तरफ होगी, मतलब आप ये कह सकते हैं P से A की तरफ आएगी। ठीक है, इसकी दिशा P से A की ओर होगी। ठीक है, अब
अगर देखा जाए तो यहाँ पास जो आवेश है, यहाँ पास इस पर जो वैल्यू है E2 जो वैल्यू है यहाँ पास, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, इसको हम कहेंगे E2। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब एक ही बिंदु पर दो आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र है और दोनों की दिशा क्या विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है विपरीत है। तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू, यहां पास आप लिखे, यहां पास सॉरी यहां पास लिख लीजिए, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। ठीक है, राइट हैंड साइड को आप पॉजिटिव दे दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव दे दीजिए। आपकी मतलब उधर वाली दिशा को पॉजिटिव दे दीजिए कि दोनों दिशाएं क्या विपरीत है, एक उधर की तरफ और एक इधर की तरफ है, तो उधर वाली दिशा को पॉजिटिव दे देते हैं और इधर वाली दिशा को निगेटिव दे देते हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर अगर देखा जाए तो P पर दिशा के अकॉर्डिंग अगर कार्य करते तो E इज इक्वल टू लिखा जाएगा E1 पॉजिटिव होगा और E2 इधर की तरफ है, इसको ऋणात्मक लिया जाएगा E2। दिशा विपरीत है तो एक को पॉजिटिव दिशा और एक को नेगेटिव दिशा आपको बताई देगा। तो E इज इक्वल टू क्या लिखा गया, E इज इक्वल टू बेटा E1 की वैल्यू कितनी है, Q अपान आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर E2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में, अगर हम बात करें Q अपान Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर ले लीजिए, आप कॉमन कर लीजिए। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन था, हमने दोनों को बाहर लिया और ये लिखा जाएगा यहाँ पास 1 अपान R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मिला। अब यहां पास अगर देखा जाए, कैलकुलेशन थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, आप जैसे लेते हैं जब दोनों के अंश और हर पे अगर बात करें, जब हर असमान होते हैं तो आप लासा लेते हैं, तो हम यहां पास दोनों की क्वांटिटी का हम लासा लेंगे। ठीक है, दोनों भिन्न का हम लासा लेंगे, एक का हो जाएगा, दोनों असमान है तो दोनों का लासा हो जाएगा ये R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसका विभाजन करेंगे, ये बचेगा, इसका उसके अंश में गुणा कर देंगे, जिसका हर का विभाजन करेंगे जो बचेगा उसका उसी के अंश के साथ गुणा कर देते हैं, D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका विभाजन करेंगे, ये बचेगा और इसी को हम ऊपर के साइड में गुणा कर दिए। ठीक है, ये बना। अब आपको करना क्या है, ऊपर वाले क्वांटिटी को ओपन करना। मैंने सारा चीज ब्रैकेट में लेके किया हुआ है क्योंकि आपके पास में ब्रैकेट में करने से एक जानकारी ये होती है कि जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो उसके अंदर के साइन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे वो आपके पास में दिख जाते हैं। इसको ओपन किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, यहाँ a की जगह पर r है तो r का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ b की जगह पर d बाई 2 है तो d बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। d बाई 2 का होल स्क्वायर डायरेक्टली आप लिख लीजिए क्योंकि आप जानते हैं ज्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो d स्क्वायर बाई ये 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद में 2ab, 2a की जगह पर r है और b की जगह पर d बाई 2 है तो d2 यहाँ पास 2r d बाई 2 लिखेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सिंपली आपको rd यहाँ पास प्राप्त होगा। दूसरे वाले ब्रैकेट के सामने माइनस है तो जो वैल्यू ब्रेक होगी, टूटेगी, ओपन होगा, ये ब्रैकेट के अंदर ही आप इसको रखिए। ठीक है, तो r का r स्क्वायर, d बाई 2 का d स्क्वायर बाई 4 और इसी तरीके से r और d क्या मिलेगा, माइनस का r d बाई r d मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसमें एक और रूल आपने देखा है, अगर a और b दो अलग अलग हैं और पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाती है मैथमेटिक्स में और ये
होल स्क्वायर बन जाएगा। होल का पावर जो सेम होती है और बेस यानी आधार अलग अलग होता है, तो आधार आपके पास में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर जो होती है आपके पास में, घात जो होती है वो कॉमन हो जाती है। तो यहां पास भी देखिए घात समान है और आधार अलग अलग है, तो घात जो है वो गुणा हो जाएगी, ठीक है, घात जो है गुणे में आ जाएगी, ये होल स्क्वायर पावर आ जाएगी आपके पास में, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन करके देखिए क्या दिख रहा है। कैलकुलेशन की अगर बात करें हम यहां पास, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहां के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। कैलकुलेशन देखिए, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, यहां भी इसका धनात्मक है, यानी ये ऋणात्मक, ये धनात्मक खत्म हो जाएगा। ये डी स्क्वायर बाई 4 है, तो यहां आपके पास में माइनस जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ धनात्मक है, यानी डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 भी खत्म हो जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आरडी है, यहां भी प्लस का आरडी है, तो यानी प्लस का 2rd बन जाएगा, ठीक है। अब समझिए, ये अंदर की तरफ ये होल स्क्वायर है, ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। आपके पास में आपको फार्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें कि आपके पास में ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बनेगा यहाँ पास। तो E इज इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पास, देखिए यहाँ पास आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 इधर ओपन होते ही खत्म हो जा रहा है, आर डी प्लस में 2rd हो जाएगा, तो यहाँ पास Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2rd अपान, अब यहां R वो फार्मूला लग करके आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां थोड़ा से एजम्पशन लेना पड़ेगा एग्जाम, वो एजम्पशन क्या है कि अगर जो आर है वो बहुत ज्यादा है डी बाई डी से, सॉरी डी से ज्यादा है तो डी बाई 2 से भी ज्यादा हो जाएगा, डी से ज्यादा, डी मतलब आवेशों के बीच की दूरी। अगर आर बहुत ज्यादा है, यदि एक कल्पना करना पड़ेगा, अगर आर बहुत ज्यादा है डी से, तो एक चीज समझिएगा कि एक बहुत बड़ी राशि है, ठीक है, एक बहुत बड़ी राशि है आपके पास में। सपोज दैट मैं मान के चलता हूं कि 1 क्विंटल चावल है, चावल आप समझ रहे थे, 1 क्विंटल चावल है, उस 1 क्विंटल चावल में से उसका एक पार्टिकल्स, एक दाना निकाल करके बाहर कर दीजिए, तो उस 1 क्विंटल चावल के जो द्रव्यमान है, उसका जो वेट है आप कह सकते हैं, उस पर, उसके वेट पर, उसके भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक दाना निकालने से उसके भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आर है डी से इतना ज्यादा है कि अगर आप इसमें इस आर में डी ऐड भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आर ही रहेगा लगभग, और अगर आप माइनस भी कर देते हैं तो आर ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पास जो वैल्यू है आर वो बहुत ज्यादा है, तो हम यहां पास क्या कर देते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2rd अपान यहां पास आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये d बाई 4 हट जाएगा क्योंकि d आपके पास में ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे पर जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो यहां पास अब d बाई 4 को हटा दीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर 4 बन जाएगी, एक आर है, एक आर इसमें से कम हो जाएगा, कट जाएगा, तो डी ई की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, Q अपान Q इंटू 2QD अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब मिलेगा बेटा, ठीक है। हमने ये जाना हुआ है कि P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास में 2QD, मैंने आपको बताया है, आप चाहे 2QD लिखें आपके पास में, सॉरी यहां पास गलत हो गया थोड़ा सा, जो P की वैल्यू है आपके पास में वैद्युत द्रव्यमान, ठीक है, वो P बराबर होता है QD, और इसको ये भी लिख सकते हैं 2AQ। A क्या है, दोनों के बीच, 2A क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, ये आपके पास बुक्स में लिखिएगा आपके पास में अलग अलग बुक्स में, तो लेकिन मैं यहाँ पास 2A ना लिख करके हमेशा D ही लूंगा, न्यूमेरिकल में इजी हो जाएगा। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो E बराबर जो मिला आपके पास में टोटली, तो E बराबर आपको क्या मिलेगा, वैद्युच्छेद 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यदि इन आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ डाल दिया गया है, यदि आवेशों के मध्य, ठीक है, परावैद्युतांक पदार्थ, ठीक है, के डाल दिया गया है, तो E बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, E बराबर हो जाएगा 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मतलब परावैद्युतांक डिवाइड हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी कब, जब हम परावैद्युतांक पदार्थ डाल देंगे। ठीक है, तो आपको बोर्ड्स पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इस कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं माइंडली तो शॉर्ट कर दीजिए, तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं तो स्टेप इतना आप फॉलो करिए, इतना थोड़ा सा ये लिखना है और ये थोड़ा सा लिखना है, आपको इस क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके पास 5 मार्क्स से 3 मार्क्स यानी 3 मार्क्स वेटेज और 5 मार्क्स वेटेज का आता है। जब ये 5 मार्क्स में आता है तो एक न्यूमेरिकल लग करके आएगा, 3 मार्क्स में आता है तो कोई न्यूमेरिकल नहीं लगा रहेगा, स्वयं टू सेम इसी तरीके से सवाल आएगा और ऐसे लिखना है, आपका कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं, पूरा का पूरा एग्जामिनर मार्क्स दे करके जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी काफी बार आप पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपसे बोला हूं कि ये 6 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली है इस चैप्टर में। ये 6 क्वेश्चंस आपके पास 7 सेट में से किसी भी सेट में एक एक क्वेश्चंस करके आपके पास मिलेगा। ठीक है, किसी में ये हो सकता है, किसी में और भी कुछ हो सकता है। आने वाले जो क्वेश्चंस करवाएंगे हम, वो कोई किसी एक सेट में आपके पास में, किसी भी सेट में हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जिसके के पास जो सा भी सेट होगा वो 8, इसलिए मैं कहता हूं आप इन 8 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चन जो है इसमें आए आपके पास, टोटली इस यूनिट में 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेंगे, 8 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास में 8 नंबर फिक्स है, 8 नंबर फिक्स है। क्योंकि इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके पास में 5 नंबर का और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर कैसे बन जाएगा, 8 नंबर आपका फिक्स है आपके पास। ठीक है, अब क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, निरक्षीय का मतलब होता है कि इस आवेश को जोड़ने वाली रेखा जो है, इस आवेश को जोड़ने वाली रेखा के मध्य एक लंबवत रेखा जो जाती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं ये एक अब आपके पास में अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है, तो ये जो आपके पास अक्ष है इसको एक्स कहेंगे, तो इस एक्स का जो निरक्षीय है वो ये है, वाई है, और इसी को हम विषुवत रेखी भी कहते हैं और इसी को लंब समद्विभाजक भी कहते हैं और इसी को अनुप्रस्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 नामों से जाना जाता है। कितने नाम थे, एक तो निरक्षीय, एक लंब समद्विभाजक, एक अनुप्रस्थ और एक विषुवत रेखी। 4 नाम से जाना जाता है और ये 4 नाम से जाना जाता है, तो किसी भी नाम को लेकर के ये क्वेश्चन पूछ सकता है और ये पूछा गया है विगत वर्षों में आपके पास में। ठीक है, तो कोई ना कोई नाम लेकर के पूछा गया है। अगर आप एक नाम से इसको जानते हैं तो आप इसको थोड़ा सा आपके पास में इसको अपडेट करिए और इस तरीके के क्वेश्चंस को फॉलो करिए आप। ठीक है, करने के, क्योंकि आपके पास जिनके एक नाम क्वेश्चन है वो अगर उसी नाम से आया तो आप कर लेंगे, अगर कोई दूसरा नाम से आया तो आप सोचेंगे कि सर ये तो नया क्वेश्चन आ गया, होगा कैसे। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन अलग अलग नाम से पूछे गए, अलग अलग लैंग्वेज से पूछे गए, उनको मैं आपको इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में समझा दूंगा क्या है। अब ये सबका मतलब है कि इसके मध्य से जाने वाली रेखा, इन सभी का एक ही मतलब है, इनके मध्य से जाने वाली रेखा। तो इसके मध्य से जाने वाली जो रेखा है वो ये है। ठीक है, लंब होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, ये तो हमें नीचे से कोई मतलब नहीं, तो हम नीचे नहीं ड्रा करेंगे,
ऊपर ही ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसके मध्य से, ठीक है, आर दूरी पर, इसके मध्य से आर दूरी पर लंबवत हमने एक बिंदु P लिया, ध्यान रख रहे हैं ना, हमने एक बिंदु P लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उत्तर हम लिखेंगे इसमें। कैसे लिखेंगे उत्तर? मान लेते हैं हम, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, जो आपने उसमें लिखा था वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिनके आवेशों प्लस Q और माइनस Q के मध्य दूरी जो है वो है D। इनके आवेशों के मध्य दूरी कितना है? D है, ठीक है। इसका जो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण आघूर्ण जो है वो आपके पास इसका P है। P इज इक्वल टू आप लिखेंगे इसके लिए Q और D, ठीक है। फिर भी पॉइंट से आप लिखेंगे, आप पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसके मध्य से, इसके मध्य से, इसके मध्य से, द्विध्रुव के मध्य से, इसके मध्य से, ठीक है, लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्राप्त करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, जो भी हमें करना है इसमें वो हमने बता दिया, क्या लिया और क्या करना हमारे पास। अब सिंपली हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु P से आवेशों तक की दूरी हमें पता करनी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास में बिंदु P है, इस आवेश से इससे दूरी जो होगी वो आप मान लीजिए ये है, और इस आवेश से इसकी दूरी जो है वो ये है, ठीक है। अब अगर आप देखें, ये लंब है और ये दूरी R है, यहां से P तक की दूरी कितनी है? R है। अगर ये लंब है ये आपके पास में, तो यहां से ये मध्य है और यहां तक की दूरी, इसके मध्य की दूरी है वो D/2 है, और इधर भी कितना लिखा जाएगा? D/2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्या है हमारे पास में। तो अगर देखा जाए ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से L बराबर अंडर रूट आप लिख सकते हैं R² D²/4, यानी R² प्लस D/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो R² प्लस D²/4। सेम इधर भी आ जाएगा आपके पास में L बराबर अंडर रूट, जो दूरी इधर होगी वही दूरी इधर होगी, R² प्लस D²/4, D/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो D²/4 मिल जाएगा आपके पास में। इसका मतलब ये P की माइनस Q से दूरी और P की प्लस Q से दूरी क्या है? दोनों सेम है। अब हम बारी बारी आवेश से हम लिखते हैं, प्लस Q से P की दूरी वो कितनी है? हम प्लस Q से P की दूरी अगर लिखते हैं तो वो कितनी है? R आपके पास में
अंडर रूट प्लस क्यू से पी की दूरी आप लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। इसी तरीके से माइनस क्यू से पी की दूरी आपके पास में अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 लिखते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आवेश हैं, ठीक है, इस आवेश से इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी दिशा किधर होगी, इस आवेश से इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, ये लिखते हैं। तो प्लस क्यू आवेश से पी पर वैद्युत क्षेत्र E1 कितना होगा, मैंने आपसे बताया जिस आवेश के द्वारा निकालना होगा उस आवेश को और उसके बीच की दूरी को लेना है। तो आवेश प्लस क्यू है तो इस आवेश क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बीच की दूरी है क्या एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब उसका पूरा स्क्वायर करेंगे तो आप अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, फाइनली अब इसी तरीके से आप माइनस क्यू आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर लिखा जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या है, जो ई की दिशा है इसकी दिशा अगर लिखा जाए या ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। ठीक है, जगह तो ई प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र वो ई है, तो प्लस क्यू ये है, ये वैद्युत क्षेत्र मैंने आपसे बताया था। प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर जाता है उस चीज के पास रेखा की दिशा में। तो हमने पाया कि यहां जो वैद्युत क्षेत्र, इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये इसी के अनुसार अनुदिश इधर की तरफ भागेगा, इसकी वैल्यू होगी E1। ठीक है, और हम ये भी पता कर चुके हैं कि आपके पास में माइनस क्यू के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा जो होगी उसको हम जानते हैं वो माइनस आवेश की तरफ भागती है, तो उसकी दिशा हो जाएगी E2 ये। ठीक है, दोनों के परिमाण सेम है, दोनों के परिमाण सेम है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं दोनों के परिमाण सेम है, देखते हैं इनकी दिशा क्या अलग अलग है। तो हम ये जानते हैं इसकी जो दिशा है उसको लिखते हैं E1 की जो दिशा है वो B से P की ओर है, और जो E2 की जो दिशा है वो P से A की ओर है। ठीक है, ये दिशा हमने लिख दी, दिशा जरूरी है आपके पास में। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E बराबर क्या लिखा जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2, ये लिखा जाएगा। अभी जो E1 प्लस E2 जो लिखा जाएगा एक्चुअली ये है क्या आपके पास समझिएगा। तो इसको लिखने से पहले, क्योंकि दोनों दिशाएं आपके पास में ना विपरीत हैं ना सेम दिशा है, दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, इनमें कैसे हम इसको करेंगे, तो हम ये जानते हैं इसका सदिश विभाजन करेंगे। आपके पास में सदिश विभाजन क्या होता है कि कोई भी सदिश किसी रेखा के साथ में कोई कोण बनाता है, किसी रेखा के साथ में कोई कोण बनाता है, तो वो सदिश रेखा के साथ में, कोई भी सदिश रेखा के साथ में, मान लेते हैं ये E1 है और इस रेखा के साथ में कोण थीटा बना रहा है, तो ये जो सदिश इस रेखा के साथ में कॉस के साथ ब्रेक होगा, कॉस घटक में आएगा, रेखा के साथ कॉस घटक में आएगा और उसी रेखा के लंबवत साइन घटक में जाएगा।
ठीक है, ये विभाजन करने का तरीका है। कोई सदिश किसी रेखा के साथ में जो कोण बनाता है, ठीक है, वो सदिश उस रेखा के साथ जिसके साथ कोण बनाएगा उसके साथ कॉस घटक में जाएगा और उसी रेखा के लंबवत साइन घटक में जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो ये जो आपके पास E1 है, यहां से कोई रेखा तो है नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम P से एक रेखा खींच देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं हम। तो हम मान के चलते हैं हमने P से एक रेखा खींचते हैं जो AB के समानांतर हो। P से एक रेखा खींचते हैं जो AB, इस बात को मेंशन करना पड़ेगा, जो AB के समांतर है। ठीक है, इस बात को मेंशन करना पड़ेगा जो AB के समांतर है। ठीक है, अब हम यहां से P से एक रेखा खींचते हैं जो AB के समानांतर है, तो ये हमने रेखा खींच दी। ठीक है, अब तो हमें पता चल गया, समझिएगा। अब इस बात के लिए मेंशन इस बात को ये करना है कि ये जो आपके पास रेखा है और ये जो रेखा है वो रेखा दोनों समानांतर है, तो अगर ये जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण ये बनाएगा। इसका अगर ये थीटा है तो इधर वाला भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि परिमाण में दोनों सेम है तो रेखा के साथ दोनों समान कोण बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा, क्योंकि जितना E1 है उतना ही E2 है, समान है, परिमाण में समान है। E1 की वैल्यू Q/4πε0 अंडर रूट का स्क्वायर है और ये E2 की भी वैल्यू उतनी ही आपके पास में। ठीक है, तो जितना कोण आपके पास E1 बनाएगा रेखा के साथ उतना ही कोण E2 बनाएगा रेखा के साथ में। ठीक है, चलिए, तो अगर हम E1 को वियोजित करते हैं, E1 को वियोजित करते हैं तो कैसे करेंगे? चलिए, E1 को वियोजित करते हैं तो E1 इस रेखा के साथ में जो कोण बना रहा है वो थीटा, तो इस रेखा के साथ में मैंने बताया था कॉस घटक में टूटेगा, तो ये हो गया E1 कॉस थीटा, और इसी रेखा के लंबवत E1 साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप देखें E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा, इसको थोड़ा सा डार्क कलर से लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। से ब्लैक ही ले लेते हैं। इसके साथ हम तोड़ेंगे E1 कॉस थीटा और इसी के लंबवत टूट जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, अब E2 की बारी आई। E2 इसके साथ कोण बना रहा थीटा, तो इसके साथ टूटेगा E2 कॉस थीटा और इसी के लंबवत नीचे की तरफ आएगा, ये लंबवत नीचे की तरफ आएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, देखिए जो E1 और E2 है वो परिमाण में बराबर है। E1 देखिए, E1 केवल साइन थीटा के दोनों में मल्टीप्लाई है। E1 साइन थीटा ऊपर है और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ है। परिमाण में देखा जाए E1 और E2 बराबर थे, अगर साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देते तो किसी भी बराबर वैल्यू के साथ कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करने बनी गुणा होने के बाद भी आपके पास वैल्यू बराबर होती है। तो अगर आप देखें E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, एवं दिशा में विपरीत है। ठीक है, इसीलिए एक दूसरे के खत्म कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। ठीक है, जो जिनकी दिशा समान होती है वही आपके पास में रिजल्ट मिलेगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा आपके पास में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E बराबर E1, दोनों की दिशा सेम है, दोनों ही सेम दिशा में है, यहां पास प्लस माइनस नहीं लेना पड़ेगा आपके पास में। दोनों ही क्वांटिटी को E1 cos थीटा प्लस E2
cos थीटा जोड़ दीजिए। ठीक है, जब दिशाएं समान होती हैं तो आप जोड़ दीजिए, जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो उनमें से एक को ऋणात्मक और एक को धनात्मक लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पास देखते हैं तो यहां पास क्वांटिटी अगर देखा जाए E1 और E2 दोनों सेम है, तो E1 E2 सेम है, तो हम यहां पास लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटू Q अपान, क्योंकि ये भी क्वांटिटी सेम है, ये भी क्वांटिटी सेम है, E1 की भी क्वांटिटी और E2 की क्वांटिटी सेम है, देख लीजिए। तो हम यहां लिख सकते Q अपान 4 पाई, ये 2 दफा हो जाएगा, एक दफा ये, एक दफा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां अगर अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। अंडर रूट का स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट के साथ में कैंसिल होकर के, इनटू cos थीटा। अब ये cos थीटा का जो लॉजिक है इसको समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, cos थीटा क्या है हमारे पास में। फिर अगर दो समानांतर रेखा होती है बेटा और उसको एक तिर्यक रेखा कटती है तो इसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये मैंने आपको मैथमेटिकल बताया। अब ये अंतः एकांतर कोण कौन सा है इसको भी समझना है। अगर ये थीटा है बेटा, ये थीटा है, तो ये दोनों रेखा समानांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गई। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि आपके पास में त्रिभुज समकोण त्रिभुज, सॉरी क्या लिखेंगे आप, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज PAO में, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में, इधर लिख देंगे आप। समकोण त्रिभुज में आप लिखेंगे cos थीटा बराबर, यहां cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इस थीटा के अकॉर्डिंग आधार हो गया d/2 और कर्ण हो गया ये, तो लिखा जाएगा d/2 बटे में अंडर रूट कर्ण क्या है R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट बनेगा आपके पास में। ठीक है, R स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये cos थीटा की वैल्यू यहां पास रख दीजिए, तो E बराबर क्या मिल गया बेटा, 2D, यहां पास 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके पास में। ठीक है, 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 इंटू cos थीटा की वैल्यू लिखा हमने d/2 अपान में अंडर रूट R स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, ये मिला। अब ये 2 से 2 यहां पास ये खत्म हो गया, बचा कितना, फाइनली अगर देखा जाए E इज इक्वल टू, और इस बात को जरा फोकस करिए, ये है मान लेते हैं एक सेम क्वांटिटी है और यहां भी एक सेम क्वांटिटी है। अगर आप A डॉट इंटू A की पावर 2, आधार अगर सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर कुछ नहीं तो आप 1 मान के चलते हैं, तो आधार अगर सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो A हो जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो पावर जुड़ करके फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, A 3/2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये बना QD अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ये फार्मूला A मान लो, ये हो गया A, अंडर रूट को हम पावर 1/2 कहते हैं, तो ये A की पावर 1/2 है, अंडर रूट को पावर 1/2 कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पास भी आपके पास में एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। वो एजम्पशन क्या हमारे पास में, यदि, ये हटा देता हूं मैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इतना ये हटा देता हूं मैं, बस ध्यान रखना कोई भी सदिश अगर किसी रेखा के साथ कोण बनाता है वो उसी रेखा के साथ कॉस घटक में टूटता है और उसके लंबवत साइन घटक में टूटता है। अब यहां पास अगर देखा जाए, यदि
जो आर है वो डी से बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे बताया था कि एक क्विंटल यानी 100 केजी चावल में से, बोरी में से एक दाना निकाल दीजिए तो उसके मास यानी द्रव्यमान या कह लें आप उसके भार में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो तौलने पर 1 क्विंटल ही दिखाएगा। ठीक है, तो आर बहुत ज्यादा है डी से, तो अगर आप डी हटा भी देंगे, डी का फ्रैक्शन हटा भी देंगे तो आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में ई बराबर क्या लिखा जाएगा, क्यू डी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हटा देंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा आपके पास में, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये पावर 2 से 2 यहां पास ये खत्म हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, ये QD मतलब कि आपके पास में यहां लिख लीजिए, आप यहां पर बता दीजिए कि जो P है वो QD होता है। ये विद्युत आप क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो E बराबर आप लिखेंगे, E बराबर P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर से ये पावर खत्म हो गई है तो आर क्यूब बन जाएगा। ये निरक्षीय स्थिति पर एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है। जब अति अल्प दूरी की अगर बात आती है, जहां आर बहुत ज्यादा है डी से दूरी से, तो यहां अगर देखें ई अक्षीय हमने जाना था, ध्यान दीजिए, ई अक्षीय बराबर क्या लिखा था हमने, 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर क्यूब था, ध्यान रखें। और ई निरक्षीय को हमने निकाला p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जरा इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी है, ये यहां से अगर मैं इसको हटा दूं इतना, तो ये क्या आपके पास में निरक्षीय तो होता है, तो इसका मतलब अक्षीय और निरक्षीय में एक संबंध निकल के आया, ई अक्षीय बराबर निकल के आया 2 टाइम्स ऑफ ये किसका फार्मूला है, निरक्षीय का है ना यहां पास, तो इसको आप यहां पास लिख सकते हैं निरक्षीय, ई निरक्षीय। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना, जो आर है वो डी से काफी बड़ा होना चाहिए, तब ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप एक निकालिए दूसरा मिल जाएगा आपके पास में, मतलब आप अक्षीय निकालेंगे तो आपके पास निरक्षीय भी मिल जाएगा, अगर निरक्षीय निकालेंगे तो आपको अक्षीय मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है, ये इतना आपको करना, आपके पास में फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है। और एक चीज और यहां पास अगर मैं कहूं, अगर परावैद्युतांक आपने डाल दिया है इन आवेशों के बाद में, परावैद्युतांक डाल दिया है, तो इसमें परावैद्युतांक डिवाइड में आ जाएगा, जैसे पीछे वाले में डिवाइड में आ गया था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मैं यहीं पास रोकता हूं क्योंकि काफी वक्त हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं हमेशा आपके लिए अलग हट के कंटेंट लाता रहूं और आपके मार्क्स दिलाता रहूं। कंटिन्यू चलेगा ये आप जर्नी जो है, वो डेली आपके पास वीडियो मिलेगी। क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट करवाऊंगा और उसी पर को न्यूमेरिकल करवा दूंगा कि आपके जिस चैप्टर से जितने मार्क्स आने हैं वो फुल मार्क्स आए, आपके कोई भी नंबर ना करे। मेरा टारगेट है वीक से वीक स्टूडेंट का कम से कम 55 मार्क्स फिजिक्स में आने चाहिए। आप प्रैक्टिकल को हटा दीजिए, रिटन में 70 में से 55 कम से कम, ज्यादा आ जाए वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कमजोर बच्चों का यही है कि वो कितना पढ़े, कितना अच्छा मार्क्स लेकर के आए, और जो आपके पास हायर स्कोरिंग बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये है आपके पास अच्छा है। तो यहीं पास रुकते हैं, आप कल हम आगे डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।